हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम आज फिर से एक सेट लेकर आ गए हैं जो कि बीएसएससी इंटर स्तरीय 10+2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि ये एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 सेट प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, जो कि आज हम लोग सेट नंबर 3 को देखेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अभी तक प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 सेट प्रैक्टिस करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से जा कर के आप देख ले। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 1 में बोला है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर का छोटा तरंगदैर्घ्य है। अर्थात ऊर्जा का स्तर उच्च है लेकिन तरंगदैर्घ्य छोटा है, ये कौन सा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखना है कि एक्स किरणें के पास उच्च स्तर का छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर ले सीरीज के हिसाब से, तो एक्स किरणें का तरंगदैर्घ्य छोटा होगा, ऊर्जा ऊंचा होगा। उसके नीचे जस्ट पराबैंगनी किरणें आते हैं, फिर उसके नीचे तरंगदैर्घ्य दृश्य विकिरण आता है, फिर अवरक्त विकिरण आता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पहले पर आ जाएंगे आपको सबसे सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य एक्स का होगा, फिर उसके बाद पराबैंगनी का होगा, उसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है दृश्यमान का होगा, फिर अवरक्त का होगा। लेकिन ऊर्जा के मामले में ज़्यादा सबसे इसमें होगा। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है। इसका मुख्य रीजन आपको ध्यान रखना है, इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है, इसीलिए एक साथ नहीं पिघलते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि अंडाशय का कौन सा कार्य किया जाता है अंडाशय के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, अंडाशय के द्वारा प्रोस्ट्रोजन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है, डिंब का निर्माण होता है। ऑल आर करेक्ट, अर्थात सभी के सभी अंडाशय के द्वारा ही होते हैं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। राइट आंसर हो जाएंगे द्विगुणित। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित हो जाते हैं। बीजाणु मातृ कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। बीजाणु मातृ कोशिकाएं स्पाइरोगोनियम के भीतर निर्मित होती है। ब्रायोफाइटा के पादप जगत का वहचर भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा के उदाहरण के तौर पर लीववर्ट और मॉस है। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया होगी। ध्यान रखेंगे, आणविक ऑक्सीजन को पत्ती से निकलना विसरण की प्रक्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में मिलकर या समान मिश्रण बनाने की क्रिया को ही हम विसरण कहते हैं। विसरण की क्रिया पदार्थों के परमाणु अणु आयनों की अनियमित गति के कारण होता है। विसरण एक अपरिवर्तनीय क्रिया है। विसरण का गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे और इतनी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा बता दें कि बाहर निकलने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं, अर्थात जल वाष्प के जरिए अगर बाहर निकलता है तो उसको वाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो कोलिसोम
प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अनुवाद के द्वारा अर्थात ट्रांसलेशन के द्वारा राइबोसोम एक ही एमआरएनए से जुड़े समूहों में होते हैं। ऐसे समूहों को 1963 में रिच पॉलीराइसोम कहा गया था। राइबोसोम कोशिका के वे स्थान जिन्हें प्रोटीन संश्लेषण होते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपसे बोला है कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो तो झूलने के दोलन की आवृत्ति, तो ध्यान रखेंगे कि दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि याद रखेंगे कि खड़ा होने से उसका जो याद रखेंगे कि जो आवृत्ति होती है वो टी इनफाइनाइट रूट अंडर एल होता है, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो स्वाभाविक है, क्या बोला, खड़ा हो जाने से दोलन की आवृत्ति क्या होगी, तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इस अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लंबाई बढ़ने पर टी बढ़ जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगा। तो याद रखेंगे कि जैसे ही कोई खड़ा होगा तो गुरुत्व जो प्रभाव है वो कम हो जाने के कारण लंबाई घट जाता है और आवर्तकाल, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। और यहाँ हमसे पूछा था कि झूला की आवृत्ति, तो झूला की आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अर्थात जल्दी जल्दी वो दोलन करने लग जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा, ध्यान रखेंगे, उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है। निम्नलिखित में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग निषेचक के रूप में अर्थात बेहोशी के रूप में किया जाता है? N2O का प्रयोग किया जाता है। लाफिंग गैस के रूप में भी इसे जाना जाता है। और N2O को ब्राउन गैस भी कहा NO2 को ब्राउन गैस कहा जाता है। इसको ब्राउन गैस कहा जाता है, इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। यह प्रकाश रासायनिक धूम का प्रमुख घटक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न आपसे बोला है, निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है, अर्थात सीमेंट धीमे धीमे जमता है? ध्यान रखेंगे, जिप्सम को मिला देने से सीमेंट धीमे धीमे जमता है। बात कर लेते हैं इसके घटक की। तो चूना होता है, इसमें सिलिका होता है, जिप्सम होता है, एल्यूमिना होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। याद रखेंगे, सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो जाने से तुरंत जम जाता है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। और सीमेंट में CaO की मात्रा अधिक होने पर यह तुरंत दरार पड़ जाते हैं। और जिप्सम की मात्रा इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो धीरे धीरे जमे। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 11। बोला है 11 नाइट्रोजन और 22 दिया गया है। तो इसमें बोला है कि 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है, कौन सा पदार्थ बन जाएगा? याद रखेंगे, मैग्नीशियम इससे बनेगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न आपसे बोला इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो ये साधारण सा सवाल है, आप आसानी से जवाब दे दिए होंगे। इसका राइट आंसर टार्टिक अम्ल होगा। फ्रेंड्स, मैं अन्य अम्लों की बात करें तो बेंजोइक अम्ल घास में होता है, वही सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में होता है, वही आपको बता दें लैक्टिक अम्ल
लैक्टिक अम्ल दही और दूध में होते हैं, और मौलिक अम्ल सेब में होते हैं। नाइट्रिक अम्ल आपको फिटकरी में मिलता है, सोडा में मिलता है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाए जाते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 13 है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व, ध्यान रखेंगे, न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कैडमियम होता है, जो नियंत्रक क्षार के रूप में काम करता है। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरोन का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिकीय विखंडन के दौरान निकलने वाले न्यूट्रॉन दो या दो से अधिक को अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और ग्रेफाइट, यदि आपको मंदक के रूप में कहा जाए तो ग्रेफाइट और भारी जल याद कर लेंगे, और नियंत्रक क्षार के रूप में आपको कैडमियम और बोरोन को याद रखना है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है। 14 में बोला है किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और आयतन न्यूनतम होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 15। 15 में बोला है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम एल्फा क्लोरोसिटोफिनोन होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अश्रु गैस की फार्मूला की बात कर ले तो हम ध्यान रख लेंगे कि फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। CCl3NO2 होता है। CCl3NO2 ये अश्रु गैस का फार्मूला है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अश्रु गैस अमृत्युकारी हथियार के रूप में पुलिस के द्वारा प्रयोग करे जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। जब यह गैस आंखों के में संपर्क में आता है तो कोर्निया के स्नायु उत्तेजित हो जाता है, जिससे आंख से आंसू आने लगता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो ध्यान रखेंगे कि कार्नेलाइट आपको मैग्नीशियम का अयस्क है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। एक होता है आपका कार्नेटाइड, जो कि पीच ब्लैड यूरेनियम का अयस्क है। एक क्रोमियम अयस्क होता है जो क्रोमाइट है का अयस्क है। और निकेल, ध्यान रखेंगे कि निकेल का अयस्क मिलेराइट है, वही कोबाल्ट का अयस्क सेल्वेराइट है। तो मिलेराइट और सेल्वेराइट में कन्फ्यूजन हो सकता है, आप याद रखेंगे। लेड का अयस्क गैलेना है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपसे, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो ऐसा करने से आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अम्ल तथा धातु की अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है हमेशा, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का भाग क्या कहलाएगा। तो ध्यान रखेंगे, उसे हम बेसिडियो कार्प के नाम से जानते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मशरूम डिवीजन बेस्डियोकाइटोनाइन एगेरिकेसिस परिवार के अंतर्गत होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा बीमारी जीवाणु जनित है। ध्यान रखेंगे, जीवाणु जनित बीमारी में आपका हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया आता है। इसमें आपको मलेरिया प्रोटोजोआ से संबंधित है। वही आपको ध्यान रखें, इन्फ्लुएंजा वायरस से संबंधित है। H1H आपको ध्यान रखना है, H5N1 होता है इन्फ्लुएंजा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और मलेरिया यहाँ पे जो कि प्रोटोजोआ से है। तो इस तरह से आप छांट सकते हैं बनाने के क्रम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 20 होगा। 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये रहा 20 नंबर प्रश्न। अब 20 नंबर प्रश्न को पूछा गया है आपसे कि वो सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है।
याद रखेंगे कि जो शून्य है, जहाँ शून्य है वहाँ शून्य एंटीजन होंगे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। शून्य को शून्य एंटीजन हो गए, अर्थात वो जो है शून्य की तरह है, इसके पास शून्य एंटीजन है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि जो ग्रुप है उसमें वही एंटीजन होता है, लेकिन याद रखेंगे कि एंटीबॉडी अगर आपसे पूछा जाए तो एक ए में बी एंटीबॉडी होगा और बी में ए एंटीबॉडी होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और ओ में ध्यान रखेंगे ए रक्त समूह में ए एंटीजन और बी रक्त समूह में बी एंटीजन होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी जस्ट उसके अपोजिट होते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है उसे हम टेम्परेट वायरस के नाम से जानते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। विषाणु वे होते हैं जो अपने मेजबान कोशिका को मारे बिना प्रजनन करते हैं। वे दो तरीके से प्रजनन करते हैं, एक तो आपका लिटिक चक्र और एक लाइसोजेनिक चक्र के माध्यम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम आपको ध्यान रखना है कि चपटा भी होता है, धनुष्कार भी होता है और आपको ध्यान रखना है नीचे धंसा हुआ भी होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप सदियों से पढ़ते आ रहे होंगे, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसकी वजन 1.5 से 2 केजी का होता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय भाग लेता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा बना देता है। यकृत फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी करता है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। तो इतनी बात आपको यकृत से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विटामिन ए महत्वपूर्ण स्रोत। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत आपको ध्यान रखना है, अंकुरित अनाज में विटामिन ई ज़्यादातर पाया जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम कहे, रासायनिक नाम तो टोकोफेरॉल है। वही विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? फ्रेंड्स याद रखेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र आपको कॉकरोच और केकड़े में पाए जाते हैं। इस तरह से आपको राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति आपको ध्यान रखना है कि यह मूर्ति आपको कांस्य की मूर्ति थी, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट की। इस मूर्ति की खुदाई ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके के द्वारा 1926 में की गई थी। सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है और मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, इस बातों को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि तांबे का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। ऋग्वैदिक के लोग सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किए थे। ऋग्वैदिक में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा, लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन आपको ध्यान रखना है, नागार्जुन और अश्वघोष और वसुमित्र थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे
और नागार्जुन और वसुमित्र कुषाण शासक कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। चतुर्थ, बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा और शून्यवाद का प्रतिपादन नागार्जुन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, और इनके दरबार में ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम एवं रघुवंशम की रचना उन्होंने करे थे। सर्वोत्तम कृति उनका नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मालविका अग्निमित्र नाटक की भी रचना की है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों को तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? अर्थात खिलजी के पहले और बाद में कौन आया था? तो वे वंश थे, आपको खिलजी से पहले गुलाम आए थे और खिलजी के बाद तुगलक आए थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बात कर ले इसको कर्म याद करने का, तो गुलाब खिला तो सुन लो, गुलाब खिला तो सूंघ लो, याद रखेंगे, तो सूंघ लो। इस तरह से आपको याद रखने से गुलाब से हो जाएगा आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इस तरह से आपको पांचों का 5 नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न, मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित थे, ये पूछा है। तो ध्यान रखेंगे, सैन्य अधिकारियों के दी जाने वाली पेंशन से संबंधित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मदद ए मासा मुगल प्रशासन के विद्वानों को दिए जाने वाले राजस्व भूमि से संबंधित था। वह अधिकारी जिसे मुगल काल के विद्वानों को गुजारा भत्ता मिलता था, तो वही हम ध्यान रखेंगे, गुजारा भत्ता मिलता था, मदद ए मास प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें सद्र के नाम से भी जाना जाता था। मदद ए मास सहायता नगद में दी जाती थी, तो इसे वजीफा के नाम से भी जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद कर दिया? याद रखेंगे, अकबर के द्वारा किए गए सारी घटनाएं आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 62 में। तो 62 में आपको ध्यान रखना है कि इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। 63 में इसने तीर्थ यात्रा कर को बंद कर दिया। 63 तीर्थ ऐसे याद रखेंगे। 64 में इसने जजिया कर को समाप्त किया था और 62 में इसने दास प्रथा को अंत किया था। सॉरी, माफ कीजिएगा, दास प्रथा का अंत इसने 62 में किया था। तो दास प्रथा का अंत 62, तीर्थ यात्रा का 63 और 64 में इसने जजिया कर को समाप्त करा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रीति लता वाडेदार मारी गई थी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। चटगांव शस्त्रागार ढाबे को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर छापा हुए थे। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण, हथियार पर कब्जा कर लिया था और इसमें महिला का नाम आता है जिसका नाम प्रीति लता वाडेदार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 34 है। इनमें से कौन सी क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? तो काकोरी कांड से ट्रेन से संबंधित प्रफुल्ल चाकी नहीं है। प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस 1908 में ही बॉम्ब कांड में पकड़ाए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। काकोरी कांड में आपको अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था, जिसको हम HRA शुरू में था और बाद में HSRA बनाए गए थे, तो
HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 9 अगस्त 1925 में रेलवे के लखनऊ से सहारनपुर भाग को काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन लूट लिए गए थे और यह एक पैसेंजर ट्रेन था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यह कांड काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। काकोरी कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाहिरी और राजेंद्र को फांसी मिली थी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। एक चंद्रशेखर आज़ाद थे जो फांसी से बच निकले थे। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के फांसी पाने वाले पहले मुस्लिम थे। उन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद से जेल 19 दिसंबर 1927 को वर्ष 1927 की अवस्था में ही फांसी, मतलब 27 वर्ष की अवस्था में उन्हें फांसी दे दी गई थी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो याद रखेंगे, यहाँ पे गांधी जी ने नवजीवन का संपादन किए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में प्रकाशन किए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किए गए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और द्वैध शासन को इस समय खत्म कर दिया गया था। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर राजा कृष्णदेव ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ किया था? तो ध्यान रखेंगे, कुली कुतुब शाह के साथ उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध किया था। इसमें वे जब उड़ीसा में व्यस्त थे तो गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ भाग अपने अधिकार में कर लिया था। और इसके अलावा उसने गजपति नरेश से कृष्ण और गोदावरी के कुछ भाग समर्पित करने को बाध्य किया था। ये इसी से गुस्सा कर उसने युद्ध किए थे विजयनगर साम्राज्य के और गोलकुंडा को अपने अधिकार में कर लिए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। आपको ध्यान रखेंगे कि इसका शिलान्यास किया गया था 6 फरवरी 1921 को। नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ पटना का शिलान्यास किया गया था 1921 में। इस बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? तो खाद्य और कृषि विभाग इनको दिया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे। अंतरिम सरकार में प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने भाग लेने से इनकार किया था। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग की ओर से लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो ध्यान रखेंगे, बोला है अस्थायी सदन कौन है? तो जिसका विघटन होता होगा तो लोकसभा का तो होता है, विधान परिषद का नहीं होता है। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना, लोकसभा का होता है, विधानसभा का भी होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 41 है। 41 की ओर चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न आपका ये रहा, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक विधानमंडल है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। विधानमंडल ही राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संघ लोक सेवा आयोग किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो याद रखेंगे, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश में उनके पद से हटाया जाएगा और उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद हटाने के लिए
संस्तुति किया जाएगा, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया, वो है आपका सिक्किम। सह राज्य के रूप में पहले आया था 1975 में या 36 में संशोधन के द्वारा 22वां राज्य के रूप में आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कहा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एच.एम. फाइनर ने कहा है। प्रभावक समूह इफेक्टिव ग्रुप को कहा जाता है, जिसे दबाव समूह के नाम से भी जाना जाता है, और विधानमंडल का यह तीसरा सदन है, ऐसा एच.एम. फाइनर का कहना है। दबाव समूह एक ऐसी संगठन है जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, न ही अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं, फिर भी सरकार पर ये दबाव बनाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बात कर लेते हैं हम कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहे तो ऑस्ट्रेलिया से है, और इनमें से कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पेश किए गए थे, और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। याद रखेंगे कि इंग्लैंड के द्वारा कई प्रावधान लिए गए हैं, जिसमें संसदीय प्रणाली प्रमुख है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा सीपीकला दर्रा है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जोजिला भी आपको सिक्किम में है। वही जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला माफ कीजिएगा, जोजिला नहीं, जेलेपला है सिक्किम में। जोजिला आपको लद्दाख में पड़ता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और नाथुला सिक्किम में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी के बेसिन का एक हिस्सा है? तो वेनेजुएला अमेजन नदी का एक हिस्सा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील के पेरू से निकलकर बोलोविया, इक्वाडोर, कोलंबिया आदि के भागों से प्रवाहित होता है। अमेजन नदी बेसिन जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न है और विषुवतीय रेखा वनों को सेल्वास इसमें पाया जाता है। मेडीरा अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी के घाटी का हिस्सा नहीं है? तो ध्यान रखेंगे कि राजस्थान नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। नर्मदा द्रोणी का 87% मध्य प्रदेश, वही महाराष्ट्र और शेष गुजरात राज्य से में है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज। ऊपरी ब्रह्मपुत्र में पाए जाने वाला मुख्य खनिज आपको पेट्रोलियम है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। यह देश की सबसे पुरानी तेल की पेटी है, जो दिहांग घाटी के सुरमा घाटी तक विस्तृत है। इस क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका निर्धारण रेडियो मैट्रिक काल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और वही पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 52 होगा। 52 नंबर प्रश्न को देखें। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? तो सरदार सरोवर बांध आपको ध्यान रखना है कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कवर करता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे।
सरदार सरोवर परियोजना कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? तो यह अवितरिका लाभ निजी कॉरपोरेट को बचत को दर्शाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? आज़ादी के बाद आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कांडला बंदरगाह बने थे। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है और 4 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है। अब दीनदयाल बंदरगाह इससे कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह पर सरकार ने प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किए हैं, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और कीमत सिद्धांत को कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि कीमत सिद्धांत को एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह एक विशिष्ट तथा सेवा की कीमत भी बिंदु पर आपूर्ति और मांग के बीच को संबंध को निर्धारित करता है। मांग आपूर्ति से अधिक हो तो कीमतें बढ़ने लगती है और कीमत, याद रखेंगे, और आपूर्ति मांग से अधिक हो तो कीमत कीमत गिरेगा और मांग आपूर्ति से अधिक हो तो कीमत बढ़ेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। याद रखेंगे 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको हमको काफ़ी कन्फ्यूजन होता रहता है। तो 24 दिसंबर उपभोक्ता दिवस, वही 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और विश्व उपभोक्ता दिवस अलग अलग मनाते हैं, याद रखें। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा कमलेश शर्मा, जो कि पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन और इसकी अवस्थिति का सही उगम कौन सा है? तो सही उगम आपको ध्यान रखना है कि सही उगम आपको इनमें से सभी हैं। लुजान क्षेत्र आपको गुजरात में ही पड़ता है और केजी बेसिन आपको बंगाल की खाड़ी में ही पड़ता है और सुरमा घाटी असम में ही पड़ता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59 है, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह विद्युत परियोजना भिलंगना एवं भागीरथी नदियों पर स्थित है। परियोजना से जल विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको ध्यान रखना है यूएनईपी, जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, ये कार्य कर रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फॉस्फोरस चक्र, ये आपको ध्यान रखना है कि गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 62। देखिए 62 नंबर प्रश्न में बोला है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो याद रखेंगे ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं, तो ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। याद रखेंगे कि पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जल के अंदर है, जो जल मंडल का निर्माण करता है। अतः अधिकतम ऊर्जा रूपांतरण जलीय पौधा के द्वारा ही संपन्न होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? तो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आपको ध्यान रखना है कि उसे हम आहार जाल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। खाद्य जल का संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों का संबंध स्थापित करता है यह, और पारिस्थितिकी तंत्र में
ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, रूपांतरण तथा विसरण उष्मा गति के नियमों से होता है। इस बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और कौन से मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होता है? दाब की स्थितियों में विकसित होने वाला आपको ध्यान रखना है वो है जीरोफाइट। जीरोफाइट दाब की स्थितियों में विकसित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मल जल को जैविक अशुद्धियां का एक हिस्सा है? तो आपको ध्यान रखना यूरिया एक मल जल के जैविक अशुद्धियां का एक हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका 66। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन आपको ध्यान रखना है कि पांजी गोवा के अंतर्गत पर्पल फेस्ट का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो याद रखेंगे सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो हिम महोत्सव उत्तराखंड ये एक सुमेलित नहीं है। बाद बाकी सूरज कुंड मेला हरियाणा में होता है, गंगा उत्सव नई दिल्ली में होता है, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में ही मनाया जाता है। कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो हिम उत्सव नई दिल्ली में मनाए जाते हैं। वही आपको ध्यान रखना है काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान के बीकानेर में मनाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 69। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो ध्यान रखेंगे अमोल मजूमदार को भारतीय महिला टीम का कोच नियुक्त कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, कलर्स ऑफ डिविएशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलर्स ऑफ डिविएशन पुस्तक के लेखक अनीता भरत शाह है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट की। तो कलर्स ऑफ डिविएशन अनीता भरत शाह, द योगा सूत्रास ऑफ चिल्ड्रेन रूपा पाई का है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नीरज चौधरी का है और कारीगल एक यात्री की जुबानी ये ऋषि राज का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चे को 6 वर्षों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने श्रेणियों में किया गया है ये पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे यह 19 बच्चे को 6 श्रेणियों में दिया गया है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा 19 बच्चे को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में प्रदान किए गए हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, भारत में पहली ग्रीनफील्ड केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर इसके हो जाएंगे आपको कोच्चि में ग्राफी का उद्घाटन किए गए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न आपसे बोला है कि फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें सही सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोन मेसी रहे हैं। तो जी हाँ बिल्कुल सही है, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनासी, ध्यान रखेंगे एटाना बोनामती रही है, जो कि स्पेन जो कि बार्सिलोना की खिलाड़ी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और बात कर लेते हैं, लियोन्स मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम कर लिया है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका 74 है, निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित कर दिया गया है जाएगा? तो ये कर दिया जाएगा आपको लखनऊ को। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न आपका होगा जो 75 नंबर होगा। इसके बाद हम आपको बता दें कि हम मैथमेटिक्स आपके डिमांड पर कर देंगे, और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो
और आगे ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़रूर आप तैयारी के प्रति कॉन्शियस है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें ताकि आपके लिए इसी तरीके का कार्य होता रहेगा। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, बोला है निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो इसका आंसर आप खुद से कमेंट करके आप दे सकते हैं। एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, कृपया आप इसका कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इससे पहले मैं इससे संबंधित मैं कुछ अन्य चीज़ को मैं बता देता हूँ कि हिंदी उपन्यास मुझे पहचानों को मैं नहीं बता रहा हूँ साहित्य अकादमी के लिए, लेकिन मैथिली भाषा में बासुकी नाथ झा को मिला है। बोध संकेतन के लिए वही अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर को मिला है। रेक्यूम इन राग जानकी के लिए और उर्दू भाषा में सादिका नवाब शहर को मिला है, जो कि राजदेव की हमराई के लिए मिला है। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा में किसे मिला है मुझे पहचानों के लिए। आपका आंसर का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में का इंतज़ार रहेगा। तो आशा करते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए आपसे लेते हैं विदा। खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।